आज का टॉपिक जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। यहाँ पर जब भी हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो कई उस परिवर्तन के कारक होते हैं और उनमें से एक मुख्य कारक आर्थिक कारक भी है। यहाँ पर आर्थिक कारक वो कारक हैं जो समाज की अर्थव्यवस्था से या जो आर्थिक स्थिति से समाज की उत्पन्न होते हैं। इसी कारण सामाजिक परिवर्तन में ये आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम इन आर्थिक कारकों के आधार पर सामाजिक जीवन पर प्रभाव को देखते हैं कि किस प्रकार सामाजिक जीवन में सामाजिक परिवर्तन को ये कारण बनते हैं उस सामाजिक परिवर्तन का, तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले उद्योगों और औद्योगिक नगरों के विकास के कारण व्यक्ति नौकरी तलाशने नगरों की ओर पलायन कर रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, महानगर हैं, वो मुख्यतः औद्योगिक महानगर भी हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मिलें स्थापित हैं या अन्य मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं या उनके अपने कार्यस्थल हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी नौकरी तलाशने के लिए, अपनी आजीविका तलाशने के लिए निरंतर आ रहा है आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर इतना औद्योगिक विकास नहीं है। यहाँ पर इसके कारण नगरों में आवासीय समस्या हो रही है। नगरों में जब इतना सारा व्यक्ति आसपास के क्षेत्रों से आ जाता है तो नगर के सीमित क्षेत्रफल में उन सभी को बसाना, उपयुक्त रूप से बसाना संभव नहीं है। इस कारण संयुक्त परिवार जो गांव में पाया जाता था, जहाँ पर विस्तृत रूप से भूमि उपलब्ध थी, तो उस संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ले रहे हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ है वो परिवार जिसमें 2 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग रहते हों। यहाँ पर ये संयुक्त परिवार 2 या उससे अधिक पीढ़ी के सदस्य और उनके अविवाहित बच्चों द्वारा बना होता था। ये परिवार अब शहरों में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सीमित आवासीय व्यवस्था होती है और इस कारण वहाँ पर बहुत बड़े परिवार को, जिसमें बहुत सारे सदस्य हों, उनको ठहराना संभव नहीं है। तो यहाँ पर एकल परिवार देखने को मिलता है। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टैलकट पार्सन्स नाम के प्रसिद्ध समाजशास्त्री, जो प्रकारवादी समाज शास्त्री भी कहे जाते हैं, उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि औद्योगिक समाज हेतु एकल परिवार व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। उन्होंने भी ये माना है कि जैसे जैसे औद्योगिक समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक आवासीय समस्या के कारण और अन्य भी कई कारणों से एकल परिवार ही का अस्तित्व शनय शनय सार्वभौमिक और हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्थिक कारकों में दूसरा है पारिवारिक कार्यों की पूर्ति हेतु अन्य औपचारिक संस्थाओं का अस्तित्व में आना। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक कारक सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव डालते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जैसे जैसे समाज की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे एक स्थान विशेष पर लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वो आजीविका बनाने के लिए नित्य नई संस्थाओं में या तो समायोजित होते हैं या वो अपनी नई संस्थाएं खोलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक कार्यों की पूर्ति हेतु कई अन्य औपचारिक संस्थाएं निर्माण हो जाती हैं, जैसे खाने पीने की व्यवस्था जो परिवार की मूलभूत कार्य है उसके लिए होटल हो जाता है। घर के सदस्यों के कपड़ों की साफ सफाई के लिए औपचारिक रूप से एक नई संस्था लॉन्ड्री बन जाती है। वैसे ही घर के सदस्यों के मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन, अंताक्षरी जो घरों में खेली जाती थी, खासतौर से संयुक्त परिवारों में जहाँ सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती थी, उसकी जगह पर क्लब और सिनेमा आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की उन्नति के द्वारा जब व्यक्ति अपने आजीविका के अनेकों साधन या तो स्थापित करने लगता है या उसमें समायोजित होने लगता है, तो यहाँ पर पारिवारिक कार्यों की पूर्ति हेतु भी कई अन्य औपचारिक संस्थाएं अस्तित्व में आ जाती हैं। समाज में ये परिवर्तन होता है कि पहले जो कार्य परिवार कर रहा था, खासतौर से संयुक्त परिवार कर रहा था, आज वो कई अन्य औपचारिक संस्थाएं करने लगी हैं। इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में विकास के द्वारा क्या होता है कि पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी सेवा योजन का अवसर मिलता है। पुरुषों का नौकरी में जाना तो आम बात थी, पुरुषों का व्यवसाय में संलग्न होना भी आम बात थी, परंतु आज जब
आर्थिक व्यवस्था में उन्नति हुई है तो काफ़ी अन्य तरह के कार्यों के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। जैसे कई कार्य ऐसे हैं, टीचर के हैं, रिसेप्शनिस्ट के हैं, तो ये कई ऐसे कार्य हैं जिनमें महिलाओं को वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर स्त्रियों का सेवायोजन भी बढ़ा है। लड़के लड़की पूर्णतया आत्मनिर्भर होने लगे हैं इस कारण, और जब आत्मनिर्भर होने लगे हैं तो उनमें व्यक्तिवाद का गुण भी उत्पन्न हो गया है। जब लड़के लड़की अपने ही मेरिट या अपनी ही योग्यता के आधार पर समायोजित होने लगते हैं तो लड़का या लड़की ये समझने लगते हैं कि वो अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हैं और उनको व्यक्तिवादिता की भावना से ओतप्रोत होना पड़ता है। यहाँ पर जब व्यक्तिवादिता व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी मर्जी से प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह और विलंब से भी विवाह करने लगते हैं। माता पिता के कहे अनुसार ही विवाह संबंध नहीं स्थापित करते हैं। वो ये सबसे अलग होकर के अपनी मर्जी से प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। प्रेम विवाह में कोई जाति या धर्म का भेद नहीं देखा जाता। जिस भी व्यक्ति को वो सुयोग्य अपने लिए समझते हैं, जिससे उनको लगता है आकर्षण है, तो उससे वो प्रेम विवाह कर सकते हैं। जातियों को के दायरे से बाहर जा कर के अंतर्जातीय विवाह भी कर सकते हैं लड़के लड़की। और कई बार ख़ास तौर से लड़कियों के संदर्भ में माता पिता के बार बार प्रोत्साहित करने पर, माता पिता के बार बार आग्रह करने पर भी विलंब से विवाह करते हैं लड़के लड़की, और कई बार तो करते भी नहीं हैं। बहुत से ऐसे बच्चे आजकल समाज में देखने को मिलते हैं जो विवाह से विमुख हो गए हैं। आर्थिक संसाधनों की बचत हेतु परिवार नियोजन का भी एक यहाँ पर विकल्प उपलब्ध हो जाता है। जब आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उन्नति होती है तो अर्थ का बोलबाला हो जाता है। व्यक्ति हर चीज़ का आकलन उसकी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर करने लगता है। तो यहाँ पर उसके लिए अर्थ, पैसे, रुपीज़, डॉलर, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इनको बचत करने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहता है। भले ही उसको उस धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता या उस अमाउंट में, उस सीमा तक धन की आवश्यकता ना भी हो, तब भी हर व्यक्ति आज धन की बचत करने के लिए तत्पर रहता है, और इसके लिए वो संतानों की संख्या सीमित रखना चाहता है, जिसमें जो धन उसने कमाया है वो ज़्यादा बटे नहीं। तो यहाँ परिवार नियोजन का भी विकल्प सामने आता है। कम बच्चे पैदा करें और उनका अच्छे से लालन पालन करें, उनको सुख समृद्धि दें। ये भी एक आर्थिक व्यवस्था में उन्नति या आर्थिक व्यवस्था के प्रभाव के कारण संभव होता है। मुद्रा द्वारा, पैसे द्वारा, रुपये द्वारा स्थापित फैक्ट्री, कैंटीन, होटल में लोगों को मुक्त अंतर्क्रिया के अवसर मिलते हैं। इस मुक्त अंतर्क्रिया के कारण वहाँ पर जाति पाति के बंधनों में, जैसे परस्पर अंतर्क्रिया का जातिगत आधार, खान पान के संदर्भ में जातिगत आधार या जातिगत विवाह संबंधी प्रतिबंधों में ढील भी मिलती है। जब हम ये देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में उन्नति होती है, लोग बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान विशेष पर आकर रहने लगते हैं, जहाँ पर उद्योग हैं, जहाँ पर व्यवसाय करने की संभावना अधिक होती है, लाभ कमाने की संभावना अधिक होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई कैंटीन, होटल, इस तरह की चीज़ें या मनोरंजन के स्थल, ये सब चीज़ें विकसित हो जाती हैं। और साथ साथ दूरसंचार के साधन जैसे बस और रेल भी वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर उपलब्ध होने लगती हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति मुक्त अंतर्क्रिया करता है। जब वो रेल में बैठता है, जब वो बस में बैठता है, जब वो होटल में बैठ करके खाना खा रहा है, तो वो किसी से ये नहीं पूछता है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। यहाँ पर जात और धर्म के इसी कारण बंधन ढीले पड़ते हैं, जो खान पान के संबंधों में एक परंपरागत रूप से या बहुत पहले ये एक व्यवस्था रही कि कच्चा खाना और पक्का खाना कुछ ही जातियों के साथ खा सकते हैं। कच्चा खाना सिर्फ अपने से ऊंची जाति के साथ खाया जा सकता है, और अपने से नीची जाति के साथ केवल पक्का खाना खाया जा सकता है। पक्का खाना मतलब जो घी में बना हो, जो फ्राई किया हो, और कच्चा खाना जैसे चावल इत्यादि जो पानी में बनाया गया हो, जिसमें घी की उपयोग नहीं किया गया हो। तो इस तरह का एक बंधन था, जातिगत बंधन था, तो वो भी ढील उसमें मिल गई है।
विवाह संबंधों में भी एक जातिगत आधार होता था, जिसमें ये मान्यता होती थी कि अपना गोत्र तो बचाना है पर अपनी ही जाति में विवाह करना है। अगर कोई ब्राह्मण जाति का लड़का या लड़की है तो वो ब्राह्मण जाति में ही विवाह करेगा, अपने गोत्र को बचाएगा, या अन्य किसी जाति का है तो अपने गोत्र को बचा के अपनी जाति में करेगा। तो ये विवाह संबंधी प्रतिबंध, जातिगत प्रतिबंध, या फिर खान पान संबंधी प्रतिबंध, या परस्पर अंतरक्रिया के संबंध की छुआछूत की भावना है, कोई व्यक्ति किसी खास विशेष जाति का है, अनुसूचित जाति का है या अछूत जाति का है, तो उससे छुएंगे नहीं, उसको छूना अपराध है या उसका छूने से पाप लगेगा, ऐसा इस तरह की बातें, ये सब चीज़ें अब ढीली पड़ती जा रही हैं और लगभग मृत प्राय हैं। अब कहीं ज़्यादा ये देखने को भी नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था में उन्नति के द्वारा जब व्यक्ति शहरों में आकर के या औद्योगिक स्थलों पर आकर रहता है तो वहाँ अपने परिवार को जब नहीं ला पाता है तो उसे इन्हीं औपचारिक कैंटीन होटलों में जा करके खाना पीना पड़ता है, रेल और बस से सफ़र करना पड़ता है जब उसके पास कोई व्यक्तिगत साधन नहीं हो आवागमन का। तो ऐसी स्थिति में वो जात पात धर्म पूछ करके अगर काम करने लगेगा तो उसका कार्य ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इन प्रतिबंधों में जो परंपरागत प्राचीन पुरातनपंथी प्रतिबंध हैं जाति या धर्म के, उनमें ढील भी मिलने लगती है। यहाँ पर सामाजिक जीवन पर आर्थिक कारकों का यह भी प्रभाव पड़ता है कि नगरीय नियोजन और रोजगार हेतु अपर्याप्त आर्थिक साधन भी कई बार हो जाते हैं। जब एक जगह पर निरंतर जनसंख्या बढ़ती जाती है आसपास के शहरों से, नगरों से, तो वहाँ पर जो आर्थिक संसाधन हैं जिसके द्वारा रोजगार या नगरीय नियोजन किया जा सकता है, नगर का एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें आवासीय व्यवस्था या स्वच्छता व्यवस्था, नाली पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें बढ़िया से बनाई जा सकती हैं। उनके लिए आर्थिक संसाधन कम हो जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार भी, फैक्ट्रियाँ भी एक सीमित अवस्था तक ही लगाई जा सकती हैं उस क्षेत्रीय परिधि में। तो यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी शनय शनय कम होने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तब वहाँ पर जो आर्थिक उन्नति के कारण जो नगर बसा था, जो औद्योगिक आधार पर नगर बसा था, उसमें गंदी बस्तियाँ, वेश्यावृत्ति, जालसाजी, चोरी आदि घटनाएं होने लगती हैं। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं, गंदी बस्तियाँ नगरीय नियोजन के अभाव में बनती हैं। वेश्यावृत्ति, जालसाजी, चोरी, डकैती, ये सब कार्य वहाँ पर रोज़गार न मिलने के कारण वैकल्पिक आजीविका पाने के लिए करने लगता है व्यक्ति। यहाँ पर ये सब चीज़ें, गंदी बस्तियाँ जहाँ पर वो रह रहा है अगर, और साथ में आसपास का पर्यावरण भी चोरी, डकैती, जालसाजी का हो अगर, तो यहाँ पर मानसिक चिंता और रोग भी ग्रसित कर लेते हैं व्यक्ति को, और इसके कारण व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन भी देखने को मिलता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसको तरह तरह की गंभीर मानसिक या शारीरिक व्याधियों से गुजरना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ समाज में भी आपसी संबंधों में दरार आती है, सामाजिक विघटन की ओर समाज बढ़ता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारक सामाजिक जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर अगर इसी आर्थिक कारक के आर्थिक जीवन पर प्रभाव को हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि जब फैक्ट्रियाँ और मिलें स्थापित हो जाती हैं तो पूंजीपति वर्ग जो होता है, जो इन संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, जो फैक्ट्री और कारखानों का मालिक होता है, उनके संसाधनों का स्वामी होता है, तो वो आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैंने जब कोई फैक्ट्री लगाई है तो इसका अधिकाधिक जो लाभ है वो हमें मिले, परंतु यहाँ पर ये अधिकाधिक लाभ पाने की इच्छा में वो श्रमिकों के हित या श्रमिकों की आजीविका को स्थिर रखता है या फिर उसमें से कटौती करने का प्रयास करने लगता है। यहाँ पर जैसे जैसे आर्थिक संसाधन बढ़ते हैं समाज में, तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल या हर व्यक्ति के पास आवागमन के लिए, आने जाने के लिए रेल से, चाहे बस से, चाहे मोटरसाइकिल से, अपनी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल से या अपने कोई अन्य वाहन से जाने का एक विकल्प उपलब्ध होने लगता है। वो पैसे से उस चीज़ को खरीद सकता है। तो श्रमिकों का जो जुड़ाव है वो बढ़ता है और उसके कारण श्रमिक संघों की स्थापना होती है, और इस कारण कई बार व्यवस्थित रूप से और प्रबल रूप से श्रमिकों और पूंजीपतियों का वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कार्ल मार्क्स ने इसी वर्ग संघर्ष को इंगित करते हुए कहा था
कि जो पूंजीपति है वो निरंतर श्रमिकों का शोषण करता है, पर एक बहुत लंबे समय तक श्रमिक ये जान नहीं पाते हैं कि पूंजीपति उनका शोषण कर रहा है, और इस कारण वो उनमें वर्ग चेतना नहीं उत्पन्न होती है, और वर्ग चेतना के अभाव में वो वर्ग संघर्ष नहीं कर पाते हैं। आज के समय में आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण, मोबाइल, न्यूज़पेपर या फिर आने जाने की, आवागमन की व्यवस्था के लिए पैसे होने के कारण और उनकी उपलब्धता होने के कारण ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। श्रमिकों में वर्ग चेतना बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन, उनमें परस्पर संपर्क और आपसी व्यवहार जो है वो ज़्यादा तेज तीव्र गति से होता है, और इस कारण वर्ग चेतना जल्दी बनती है, और उसके आधार पर वर्ग संघर्ष भी जल्दी सामने देखने को मिलता है। ये वर्ग संघर्ष सामान्यतः जो श्रमिक संघ होते हैं उनके माध्यम से होता है, अहिंसात्मक होता है, और इसके आधार पर श्रमिक और पूंजीपति अपने अपने समस्याओं का कई बार समाधान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इसी तरह अगर हम लोग आर्थिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक कारकों का किस तरह से आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय सरकार द्वारा कृषि कल्याण हेतु आर्थिक मदद दी जाती है। आधुनिक प्रविधियाँ अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर उद्योगों को भी भारत सरकार एक व्यवस्थित रूप से मदद देती है अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में, और इससे भी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होता है। यहाँ पर जब सरकार के पास आर्थिक जो संसाधन है समाज के बढ़ते हैं, तो सरकार के पास भी टैक्स के माध्यम से अधिक पैसा आता है, और उसके आधार पर वो पंचवर्षीय योजनाओं या अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है, औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है, उनको विशेष अनुदान देती है, जिसके द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में अधिक उन्नति हो सके। यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली है कि जब हम लोग आर्थिक कारकों की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र पर इनके प्रभाव की बात करते हैं, तो एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष जब तक आर्थिक विकास रहता है, या आर्थिक विकास के सापेक्ष जब तक जनसंख्या की वृद्धि दर होती है, तब तक तो समाज में आर्थिक विकास उन्नति लाता है। परंतु जिस समय अति जनसंख्या वृद्धि होने लगती है, तो उस समय व्यवस्था जो है वो उलट पुलट हो जाती है। समाज में जब तक जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समान है, या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास से कम है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास होगा। पर जहाँ पर आर्थिक विकास कम हो और जनसंख्या वृद्धि उससे ज़्यादा हो, मतलब जितना आर्थिक विकास है, जितना देश में जो जीडीपी है, जीएनपी जो बन रहा है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जो बन रहा है, जो पैसा उत्पन्न हो रहा है, वो पैसा सारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या उसका पोषण करने में जब असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में आर्थिक विकास जो है वो जो जनसंख्या है उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाता है। रोजगार में कमी आती है, निर्धनता आती है, और इसी कारण हम लोग देखते हैं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या आज भारत में लगभग 30 करोड़ हो गई है। यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि जो आर्थिक विकास है उससे अधिक है। यहाँ पर राजनीतिक जीवन पर भी आर्थिक कारक प्रभाव डालते हैं, और इस संदर्भ में सबसे पहले ये कहा जा सकता है, जो प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स बियर्ड ने कहा था, उनके अनुसार संविधान भी एक आर्थिक मसौदा है। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आम जनता के लिए आर्थिक विकास का प्रयास किया जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक कारक जब प्रबल होते हैं, जब आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होती है, तभी सरकार आम जनता के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती है, ऐसे कार्यक्रम बना सकती है, ऐसी योजनाएं बना सकती है जिसके द्वारा उनका विकास हो।